हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन इज फाइन। हेलो फ्रेंड्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 का कुछ पोर्शन हमारा लेफ्ट है। चैप्टर नंबर 1 का सर्टेन पोर्शन इज लेफ्ट। वो एसए और एसक्यूसी वाला पोर्शन है। उसमें क्या है, स्टैंडर्ड्स को जस्ट एक बेसिक ओवरव्यू दे रखा है, लेकिन उस ओवरव्यू के बेसिस पे आपके क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व नहीं होंगे। तो हमें थोड़ा डीप में ही वो स्टैंडर्ड्स को पढ़ना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑन द डेली बेसिस वन वन हम स्टैंडर्ड डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। एक एक स्टैंडर्ड करके चलेंगे और एक एक स्टैंडर्ड अगर हम पढ़ लेते हैं तो उससे इजी रहेगा, रेदर देन गोइंग फ्रॉम ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द स्टैंडर्ड। अगर हम डेली बेसिस पे एक एक स्टैंडर्ड स्टार्ट कर लें तो बहुत ही इजी रहता है और हम अरे स्टैंडर्ड जल्दी भी हो जाएंगे। तो ऐसे ही हम करेंगे। और जैसे ही मेरे सारे स्टैंडर्ड्स हम पढ़ लेंगे, सारे एसक्यूसी स्टैंडर्ड्स वगैरह पढ़ लेंगे, देन हम जो रिमेनिंग वाला पोर्शन जो चैप्टर 1 का रह गया वो हम कर लेंगे। उसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, उसके बस केवल क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हैं, लेकिन वो सारे क्वेश्चंस स्टैंडर्ड के ऊपर ही हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है करने का। तो इसीलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द सेकंड चैप्टर विच इज ऑडिट प्लानिंग, स्ट्रेटेजी एंड एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो इसको भी हम स्टडी मटेरियल से ही पढ़ेंगे। ऑडिट प्लानिंग, स्ट्रेटेजी एंड एग्जीक्यूशन बहुत ही सिंपल चैप्टर है। आज सबसे पहले बात करते हैं रिगार्डिंग कमेंसिंग एन ऑडिट। देखो क्या बात करता है ये एसए 200। एसए 200 जो है ना, सबसे पहला आपका एसए है, ये डील करता है विद ओया कासा। इसको मैं शॉर्ट में कहता हूँ ओया कासा। ओया कासा, OOIACASA, ओया कासा। ओया कासा क्या होता है? ओया कासा इज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसए। और ऑडिट को हमें कंडक्ट करना है एसए के अकॉर्डिंग। ये इसके बारे में बात करता है। ये कहता है कि अगर आपको ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, अगर ऑडिट का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव करना है ना, तो ऑडिटर को ऑब्जेक्टिव्स इस्तेमाल करने चाहिए। जो भी एसएस के अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव है, इन ऑर्डर टू अचीव द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, द ऑडिटर शुड यूज द ऑब्जेक्टिव जो भी रेलेवेंट एसए के अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं। जब वो अपना ऑडिट को प्लान और परफॉर्म कर रहा है ना, तो जो भी एसएस के अंदर ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं उसका उसे इस्तेमाल करना चाहिए। सिंपल सी बात कहता है। ये क्या कहता है? Stated in order to achieve the overall objective of audit. Audit के दो overall objective है, is to obtain reasonable assurance that financial statement are free from material misstatement and to report and communicate as per the essay. These are the basic objective of audit. अब इन दो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट को अचीव करने के लिए ऑडिटर को क्या यूज करना चाहिए? ऑब्जेक्टिव जो भी रेलेवेंट एसए में बताए गए हैं, जब वो प्लान और परफॉर्म कर रहा है ऑडिट को। बिना एक केयरफुल प्लान, अगर आपने अच्छे से प्लान नहीं बनाया ना, तो जो आपके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो भी ऑडिट के होंगे ना, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव वो आप अचीव ही नहीं कर सकते। ऑडिट की प्लानिंग बहुत ही जरूरी है अगर आपको इफेक्टिव ऑडिट करना है, एफिशिएंटली और टाइमली मैनर में। इफ यू वांट टू कंडक्ट योर ऑडिट इन इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर, तो आपको बिल्कुल आपको ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, तो आपको ऑडिट प्लानिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी पड़ती है। अगर आपको ऑडिट को इफेक्टिवली मैनर में करना है, एफिशिएंट और टाइमली मैनर में कंप्लीट करना है, तो आपको ऑडिट प्लानिंग की बहुत ही ज्यादा नीड पड़ेगी। तो सिंपल सी बात यहाँ पर की गई है, ये बस जल्दी से रीड आउट कर लेते हैं। SA 200 state that in order to achieve the overall objective of audit, the auditor shall use the objective stated in relevant essay in planning and performing the audit. Without the careful plan, overall objective of audit can't be achieved. The audit planning is necessary to conduct effective audit in efficient and timely manner. आगे चलते हैं। बेनिफिट्स और एडवांटेज ऑफ प्लानिंग इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हमने प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलो ऑडिट कर रहे हैं, तो उसके फायदे क्या होंगे? देखो, प्लानिंग एंड ऑडिट, जो ऑडिट की प्लानिंग होती है ना, उसके अंदर दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। प्लानिंग एंड ऑडिट इन्वॉल्व्स टू थिंग्स। सबसे पहले तो इसके अंदर हम ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते हैं। यस, फर्स्टली वी विल एस्टैब्लिश एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी फॉर द एंगेजमेंट, एंड सेकंड इज ऑडिट प्लान को बनाना, डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान। तो प्लानिंग एंड ऑडिट के अंदर दो चीजें कौन सी हो गई? एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड डेवलपिंग ऑडिट प्लान। मेरे साथ साथ रिपीट करोगे तो इजी रहेगा और आपके माइंड में भी रिटेन रहेगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो प्लानिंग एंड ऑडिट इन्वॉल्व्स टू थिंग्स, एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान। ठीक है, एस्टैब्लिश करना ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी और डेवलप करना ऑडिट प्लान। एडिक्वेट प्लानिंग में बहुत सारे फायदे हैं। कौन से फायदे हैं? ये कुछ फायदे हैं एडिक्वेट प्लानिंग के। सबसे पहले तो हम ध्यान दे पाएंगे इंपॉर्टेंट एरियाज पे। द फर्स्ट एडवांटेज इज अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरिया। सेकंड इज टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम, जो भी दिक्कतें वगैरह हैं उसको हम इजीली जल्दी से रिजॉल्व कर पाएंगे। थर्ड इज प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। हम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, मैनेजमेंट कर पाएंगे जो भी ऑडिट एंगेजमेंट है। प्रॉपरली हम अपनी एंगेजमेंट टीम को सिलेक्ट कर पाएंगे, डायरेक्शन और सुपरवाइज कर पाएंगे एंगेजमेंट टीम को, इजी कोऑर्डिनेटली हम काम कर पाएंगे, इजी कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम काम कंप्लीट कर पाएंगे। दीज आर द बेनिफिट और एडवांटेज ऑफ ऑडिट प्लानिंग। तो एक बार
वैसे बिना देखे याद करने की कोशिश करते हैं. व्हाट आर द बेनिफिट और एडवांटेज ऑफ ऑडिट प्लानिंग? सबसे पहले अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज, टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम, easy coordination, direction and supervision of engagement team. So these are the advantage of your audit plan. Now, nature and extent of planning. नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग में बात करते हैं कि प्लानिंग वेरी करती है. अब देखो प्लानिंग कैसे कैसे वेरी करती है. प्लानिंग 3 रीजंस की वजह से वेरी करती है. इसके एक शॉर्ट फॉर्म है. जैसे मैंने बताया था तुम्हें प्रोफेशनल एथिक्स वाले में जो भी हमारे शेड्यूल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, क्लोजेस होते हैं, उसके लिए मैंने एसपीसी बना रखा है. तो सिमिलरली नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग के लिए भी वी हैव अ शॉर्ट टेक्निक व्हिच इज योर एसपीसी. क्या टेक्निक है? एसपीसी के थ्रू हम लर्न कर सकते हैं नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग. एस से आ जाता है साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, पी से आ जाता है पास्ट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज, और सी से आ जाता है चेंज इन सर्कमस्टांसेस, कि सर्कमस्टांसेस में जो भी चेंज हो रहे हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑडिटी. ऑडिटी मतलब जिस फॉर्म का आप ऑडिट कर रहे हो वो ऑडिटी होता है आपका. जैसे आई एम डूइंग द XYZ ऑर्गेनाइजेशन का मैं ऑडिट कर रहा हूँ, तो XYZ ऑर्गेनाइजेशन इज माई ऑडिटी. इफ द साइज एंड देखो, इफ द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑडिट अगर लार्ज है, देखो अगर वो एंटरप्राइज बहुत ही बड़ी एंटरप्राइज है, जैसे रिलायंस हो गया, तो रिलायंस एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है. अगर साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा लार्ज है तो आपको ज्यादा प्लान करना पड़ेगा ना. अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व होगी तो डेफिनेटली यू नीड टू प्लान मोर एज कम्पेयर टू एंटिटी जिसका साइज बहुत ही स्मॉल है. इसके बाद पास्ट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज, जो की एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स होते हैं प्रीवियस, तो जो हमारे एंगेजमेंट टीम के अंदर जो भी मेंबर्स वगैरह जो भी हमारे ऑडिट करने में इन्वॉल्व होंगे, तो उनका एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं जब हम ऑडिट करते हैं. तो चेंज इन सर्कमस्टांसेस, अनदर फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स the planning is the change in variation in planning activities. मतलब planning activities vary करने में एक और जो factors जो contribute करता है वो है change in circumstances. तो 3 कौन से factors है जो contribute करते हैं variation में या nature and extent of planning में? तो सबसे पहले आपका आ जाता है साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑडिटी. जितना ज्यादा साइज उतना ज्यादा आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी. नेक्स्ट इज पास्ट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज जो भी एंगेजमेंट टीम वगैरह की होती है और मेंबर्स की होती है, पास्ट एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज वो भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है. चेंज इन सर्कमस्टांसेस भी एक फैक्टर है जो आपको कंट्रीब्यूट करता है इन सारी चीजों में. इसके बाद चलते हैं आगे. इसके बाद आगे बात करते हैं रिगार्डिंग प्लानिंग ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. यस, प्लानिंग कोई डिस्क्रीट फेज नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअल और एक इटरेटिव प्रोसेस है. मतलब ये चलता रहता है. प्लानिंग कोई ऐसा नहीं है कि एक बार ही कर लिया तो चल जाएगा, बस रुक गया वहीं पर. नहीं, प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज, rather than it is a continual and iterative process. It begins shortly after the completion of the previous audit and continues till the completion of current audit engagement. जैसे ही आपका पुराना ऑडिट कंप्लीट हो जाता है वहीं से आपका प्लानिंग स्टार्ट हो जाता है. प्लानिंग इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज एंड ऑडिट प्रोसीजर्स. इसके अंदर टाइमिंग होती है, सर्टेन एक्टिविटीज के हम टाइमिंग को कंसीडर करते हैं और ऑडिट प्रोसीजर्स को इंक्लूड करता है. देखो ये इंक्लूड क्या क्या चीजें, प्लानिंग के अंदर 2 चीजें इंक्लूड होती हैं. कौन सी 2 चीजें इंक्लूड होती हैं? एक तो हम टाइमिंग को इंक्लूड करते हैं, जो एक एक्टिविटी की टाइमिंग है उसको हम इंक्लूड करते हैं, और ऑडिट प्रोसीजर्स को भी इंक्लूड करते हैं. और इनफैक्ट इसके अंदर ऑडिट प्रोग्रामिंग को ये इन्वॉल्व करता है. प्लानिंग इन्वॉल्व्स ऑडिट प्रोग्रामिंग. प्लानिंग के अंदर ऑडिट प्रोग्रामिंग भी आता है. तो इंक्लूड करता है 2 चीजों को, टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज एंड ऑडिट प्रोसीजर. तो 2 चीजें कौन सी इंक्लूड करता है? टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज एंड ऑडिट प्रोसीजर्स को इंक्लूड करता है और इन्वॉल्व करता है ऑडिट प्रोग्रामिंग को. प्लानिंग इंक्लूड्स नीड टू कंसीडर सच मैटर्स. अब देखो प्लानिंग के अंदर ये सारे मैटर्स को हमें कंसीडर करना पड़ता है. कौन से मैटर्स को हमें कंसीडर करना पड़ता है? इसके लिए एक मेमोरी टेक्निक है. जो मैटर्स हमें कंसीडर करने पड़ते हैं, एपी फॉर्म ऑडिट प्रोसीजर को फॉर्म करना, FERM फॉर्म. ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या कंसीडर करना पड़ता है? एक तो एपी कंसीडर करना पड़ता है. एपी मतलब ऑडिट प्रोसीजर्स. वी नीड टू कंसीडर एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो हम अप्लाई करें रैप पे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स पे. तो वी नीड टू कंसीडर द एनालिटिकल प्रोसीजर. एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होते हैं? ये बेसिकली सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स होते हैं जो हम ऑडिट के एंड में परफॉर्म करते हैं. These are the substantive procedure that we perform in the at the end of the audit. तो we need to the analytical procedure जो हमें अप्लाई करने हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स पे. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आर द प्रोसीजर जिससे हम रिस्क को असेस करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट वी हैव टू ऑब्टेन अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फर्म लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. हमें जनरल अंडरस्टैंडिंग लेनी है फर्म के लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द फ्रेमवर्क. F is for framework. We need to get a general understanding of the firm legal and regulatory framework जो अभी applicable है एंटिटी के लिए. तो F से क्या हो गया? फ्रेमवर्क. नेक्स्ट E से हो गया एक्सपर्ट्स का इन्वॉल्वमेंट. हमें देखना पड़ता है, ये भी एक हमें कंसीडर करना पड़ता है मैटर. R से हो गया हमारा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स. जो आपके अदर रैप है उनकी परफॉर्मेंस को हमें कंसीडर करना पड़ता है. एंड M से मटेरियलिटी आ जाता है. M से वी नीड टू कंसीडर मटेरियलिटी.
So these are the things which we need to consider. So planning is a continuous process. Clear? इसके बाद आगे चलते हैं. Overall audit strategy and audit plan responsibility of auditor. Auditor may decide to discuss the element of planning with entity management to facilitate. जो overall audit strategy और audit plan होता है ना, ये auditor की responsibility होती है. ऑडिटर चाहे तो ऑडिटर क्या कर सकता है, ये डिस्कस कर सकता है मैनेजमेंट वगैरह के साथ, डिस्कस कर सकता है कि ऐसे 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 मैं सोच रहा हूँ, कोई प्लानिंग वगैरह करूँ, तो ये चीज वो डिस्कस डेफिनेटली कर सकता है. लेकिन जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ना, वो ऑडिटर की रहेगी. तो ये चीज कह रहे हैं यहाँ पर. देखो, द ऑडिटर में डिसाइड टू डिस्कस द एलिमेंट ऑफ प्लानिंग विद एंटिटी मैनेजमेंट टू फैसिलिटेट द कंडक्ट ऑफ एंड मैनेजमेंट ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट. जैसे वो कोऑर्डिनेट कर सकता है कुछ प्लान ऑडिट प्रोसीजर्स को, कुछ ने कोऑर्डिनेट कर लिया विद एंटिटी पर्सनल, एंटिटी के पर्सनल को बता दिया कि ऐसे ऐसे कुछ प्लान ऑडिट प्रोसीजर है, ही कैन कोऑर्डिनेट विद दैट थिंग्स. Though these discussions often occur, but the overall ये discussions वो मैनेजमेंट के साथ तो often बहुत बार होती हैं, ये जो कोऑर्डिनेशन वाली चीजें वगैरह डिस्कशंस वगैरह होती है बहुत बार होती हैं. लेकिन जो अल्टीमेट आपकी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो ऑडिटर के ऊपर रहती है. When discussing matters about the overall audit strategy and audit plan, care is to be required in order not to compromise with the effectiveness of audit. आपको ये केयर रखनी है कि आप effectiveness के साथ compromise ना करो ऑडिट की. To be taken to see that कि कोई भी compromise ना हो effectiveness of audit. जैसे कि आप डिस्कस कर रहे हो नेचर, टाइमिंग, आप ऑडिट प्रोसीजर की नेचर, टाइमिंग मैनेजमेंट के साथ चलो डिस्कस कर रहे हो, लेकिन अगर आप नेचर और टाइमिंग जैसी चीजें डिस्कस कर लेते हो ना, तो इससे इफेक्टिवनेस ऑडिट की बहुत अफेक्ट हो सकती है. जैसे नेचर और टाइमिंग, जैसे आपने मेनली उन्हें ये बता दिया, आपने इतने अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को बहुत ही प्रिडिक्टेबल नहीं कर दिया मैनेजमेंट के लिए कि आप सारी चीजें उनके साथ बैठ के करने लग गए, तो इतना प्रिडिक्टेबल हो जाएगा कि आप अपने सारे ऑडिट प्रोसीजर्स जो उन्हें बता रहे हो, तो इससे इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज होती है ऑडिट की. तो आपको इफेक्टिवनेस को ध्यान में रख के ही जो भी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी और जो भी आपके ऑडिट प्लान है, वैसे मैनेजमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको इफेक्टिवनेस के साथ बिल्कुल भी. एंगेजमेंट पार्टनर और अदर की मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम शुड बी इन्वॉल्व इन प्लानिंग द ऑडिट. जो आपके एंगेजमेंट पार्टनर और बाकी की मेंबर्स हैं, वो भी ऑडिट में की प्लानिंग में इन्वॉल्व होने चाहिए. इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर और अदर की मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम इन प्लानिंग द ऑडिट ड्रॉ ऑन देयर एक्सपीरियंस. इससे उनके एक्सपीरियंस इन्वॉल्व होंगे और इससे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ेगी. बिल्कुल प्लानिंग प्रोसेस में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी भी एनरिच होती है अगर वो इन्वॉल्व होते हैं तो. इसके बाद बात करते हैं रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट. Acceptance and continuance of client relationship and audit engagement बहुत ही important. ये दोनों acceptance and continuance of client relationship and audit engagement, these are the preliminary engagement activities. Yes, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये दोनों, ये जो आपकी acceptance and continuance of client relationship और audit engagement होती है, आपकी preliminary engagement activities होती हैं. Engagement partner satisfied होना चाहिए कि appropriate procedures आप फॉलो कर रहे हो रिगार्डिंग acceptance and continuance of client relationship. आपका जो engagement partner है, ये satisfied होना चाहिए कि आप इसके रिगार्डिंग एक तो appropriate procedures परफॉर्म कर रहे हो, appropriate procedures you are following. एंड जो भी कंक्लूजन्स आपने इस रिगार्ड में फॉलो किए हैं, वो कंक्लूजन्स भी अप्रोप्रिएट है. तो एंगेजमेंट पार्टनर दो चीजों से सेटिस्फाइड होना चाहिए. किन किन दो चीजों से सेटिस्फाइड होना चाहिए आपका एंगेजमेंट पार्टनर? द फर्स्ट थिंग इज दैट कि यू आर फॉलोइंग एप्रोप्रिएट प्रोसीजर. सेकंड थिंग इज दैट जो भी कंक्लूजन्स जिस पे भी आपने रीच किया वो आपके अप्रोप्रिएटली फॉलोड हो रहे हैं इस रिगार्ड में. तो ये दोनों चीजों से वो सेटिस्फाइड होना चाहिए जो भी आपका एंगेजमेंट पार्टनर है. क्लियर? अब आगे चलते हैं. एक सेकेंड. या ऑडिटर शैल अंडरटेक द फॉलोइंग एक्टिविटीज एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ऑडिट एंगेजमेंट. अब ऑडिटर को कौन सी एक्टिविटीज कंसीडर करनी चाहिए एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ऑडिट एंगेजमेंट. मैं थोड़ा अपना वीडियो सेट कर देता हूँ. ओके, तो देखो क्या क्या कंसीडर करना चाहिए. परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स एज रिक्वायर्ड बाय. एक सेकेंड. या द ऑडिटर शैल अंडरटेक द फॉलोइंग एक्टिविटीज एट द बिगिनिंग. अब ऑडिटर को क्या क्या एक्टिविटीज अंडरटेक करनी चाहिए, मतलब क्या क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए बिगिनिंग में ऑफ द करंट ऑडिट एंगेजमेंट. क्या क्या एक्टिविटीज से स्टार्टिंग में क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी चाहिए ऑडिटर को. सबसे पहले तो ऑडिटर नीड्स टू परफॉर्म प्रोसीजर्स एज रिक्वायर्ड बाय एसए 220. एसए 220 किसके बारे में बात करता है? एसए 220 बात करता है रिगार्डिंग क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो जो भी प्रोसीजर्स जैसे 220 कहते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग लो से परफॉर्म करने प्रोसीजर्स रिगार्डिंग कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट. और कंबाइंड रीडिंग के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ एसए 220 और एसक्यूसी 1 की दोनों की अगर मैं इकट्ठे रीडिंग मारता हूँ ना, तो उससे मेरे को पता चलता है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन और क्या क्या ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो ऑडिटर की हेल्प करते हैं, जो असिस्ट करते हैं ऑडिटर को इन डिटरमाइनिंग वेदर द कंक्लूजन रीच्ड इन एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एप्रोप्रिएट. देखो एंगेजमेंट पार्टनर दो चीजें देख रहा था. एक तो वो ये देख रहा था कि आपके एप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स फॉलोड हो रहे हैं, एंड सेकंड थिंग वो ये चीज देख रहा था कि जो भी कंक्लूजन जो भी आप रीच किया ना, वो एप्रोप्रिएट है. तो जो भी आपको इन दोनों की कंबाइंड रीडिंग से ये पता चल जाएगा, इन दोनों की जब आप कंबाइंड रीडिंग करोगे ना, एसक्यूसी 1 की और एसए 220 की, तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपको
you will get to know about the information. आपको information पता चल जाएगी. आपको क्या पता चल जाएगा? आपको particularly बहुत सारी information के बारे में पता चल जाएगा. आपको procedures के बारे में पता चल जाएगा. बहुत ही necessary है. That are very very necessary in order to determine कि आपके conclusions जो भी आप इस रिगार्ड में पहुंचे कि वो appropriate है कि नहीं, आपके conclusions जो भी आप पहुंचे हो. अभी कौन से हैं? इंटीग्रिटी है. इंटीग्रिटी किसकी? प्रिंसिपल ओनर्स की, की मैनेजमेंट की और दो स्टार्स विद गवर्नेंस की. सेकंड इज एंगेजमेंट टीम कॉम्पिटेंट. इंटीग्रिटी कॉम्पिटेंट. सेकंड थिंग इज कॉम्पिटेंट. क्या एंगेजमेंट टीम इतनी कॉम्पिटेंट है? क्या उसमें इतनी क्षमता है? क्या वह परफॉर्म कर सकती है ऑडिट एंगेजमेंट को एंड हैज नेसेसरी कैपेबिलिटी, एक्सपर्टीज, रिसोर्सेज वगैरह है उसके पास. द थर्ड थिंग इज दैट एथिकल रिक्वायरमेंट्स. यस, रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट टीम के पास रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स है या फिर नहीं है, ये चीज भी आपको देखनी पड़ेगी. आगे चलते हैं. इसके बाद है सिग्निफिकेंट मैटर्स दैट आर अराइजिंग ड्यूरिंग करंट और प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट. कौन से ऐसे सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं जो अराइज हुए हैं? सिग्निफिकेंट मैटर्स जो अराइज हुए ड्यूरिंग द करंट और प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट इन सर्टेन एंटिटीज, जैसे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट और रिलेटेड गवर्नमेंट एंटिटीज जैसे एजेंसीज हो गई, बोर्ड हो गई, कमिटीज हो गई. ऑडिटर में अपॉइंट इन अकॉर्डेंस विद स्टैट्यूटरी प्रोसीजर्स. सर्टेन एंटिटीज जो ये स्टैट्यूटरी ऑडिट एंटिटीज हैं, इसमें ऑडिटर्स अपॉइंट हो सकते हैं स्टैट्यूटरी प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंगली. इसके बाद नेक्स्ट आपका कौन सा मैटर आपको कंसीडर करना चाहिए? इवेल्युएटिंग बिगिनिंग ऑफ द ऑडिट में कौन सा दूसरा मैटर आपको कंसीडर करना चाहिए? सबसे पहले तो हमने देखा प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड बाय एसए 220. फिर अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इवेल्युएटिंग कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट. यस, यू नीड टू इवेल्युएट द कंप्लायंस कि क्या आप एथिकली कंप्लाई कर रहे हैं, एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई कर रहे हैं. जैसे इंडिपेंडेंस को भी इंक्लूड कर रखा है इन्होंने, एज रिक्वायर्ड बाय एसए 220. और लास्ट इज एस्टैब्लिशिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एज पर एसए 210. एसए 210 किसके बारे में बात करता है? एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के बारे में बात करता है. तो ये कह रखा है कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको एस्टैब्लिश करनी है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, जो आपको एसए 210 कहता है. क्लियर? तो ये सारी बातें यहाँ पर चलती हैं. इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं रिगार्डिंग द कंटेंट्स ऑफ ऑडिट प्लान. व्हाट आर द कंटेंट ऑफ ऑडिट प्लान? आपके ऑडिट प्लान के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए? द ऑडिटर शुड प्लान एंड डेवलप एन ऑडिट प्लान दैट शैल इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ. ऑडिट प्लान के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? इसके अंदर आएगा नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ रैप. रैप इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. इसके अंदर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आएगा, जो आपका डिटरमाइंड हो रहा है अंडर सेक्शन नंबर अंडर एसए 315. अंडर एसए 315 किसके बारे में बात करता है? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट. तो एक तो हम नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट देख रहे हैं रैप का. फिर इसके बाद आ जाता है नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ फैप एज पर एसए 330, जो बात करता है ऑडिटर रिस्पॉन्सेज टू असेस रिस्क और अदर रैप और अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर्स जो कैरिड आउट करने हैं सो दैट एंगेजमेंट कंप्लाई कर रहे हैं विद एसए. ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड देन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी. ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि ऑडिट प्लान या ऑडिट स्ट्रेटजी में से कौन सा ज्यादा डिटेल्ड वन होता है? आपका ऑडिट प्लान ज्यादा डिटेल्ड होता है ऑडिट स्ट्रेटजी में से, क्योंकि ऑडिट स्ट्रेटजी पहले बनती है फिर उसके बाद ही ऑडिट प्लान बनता है. तो ऑडिट प्लान ज्यादा डिटेल्ड होता है क्योंकि इसके अंदर नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, जो भी आप ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे. देखो डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिट प्लान के अंदर इससे यही चीज पता चले ना, इसके अंदर ऐप भी आ गया, फैप भी आ गया, अदर ऑडिट प्रोसीजर्स भी आ गया, क्योंकि इसके अंदर नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स आर इन्वॉल्वड इन इट डिस्क्रिप्शन में. यस, to be performed by engagement team members. Planning for these audit procedures takes place over the course of audit. जो ये planning होती है ना इन audit procedures की, जो भी हम nature, timing, extent देख रहे हैं procedures की, इनकी जो भी planning होती है ये over the course of audit होती है. मतलब ऐसा नहीं है कि एक बारी में ही खत्म हो गया, नहीं. This planning involves over the course of audit. जैसे जैसे ऑडिट डेवलप होता है, जैसे रैप जो होता है ना, वो जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स जो हमारा उसका होता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की जो प्लानिंग होती है ना, वो अर्ली स्टेज में होती है, ऑडिट के अर्ली स्टेज में होती है. जबकि जो फैप की होती है वो डिपेंड करती है ऑन द रिजल्ट ऑफ रैप, कि रैप का अगर रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी निकला तो फैप परफॉर्म करने की नीड ही नहीं है. लेकिन अगर रैप का रिजल्ट अगर अनसेटिस्फैक्टरी निकला तभी तो आप फैप परफॉर्म करेंगे. तो दैट फैप का जो भी हमारा परफॉर्मेंस वगैरह जो भी होती है, प्लानिंग जो भी होती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द रिजल्ट ऑफ रैप. तो ये चीज हो जाती है. In addition, auditor may begin the execution of FAP for some class of transaction. हाँ, कुछ FAP कुछ क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए ऑडिटर जो चाहे तो वो FAP शुरू भी कर सकता है. जैसे कुछ क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर्स के लिए बिफोर प्लानिंग ऑल द रिमेनिंग FAP. सारे के सारे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स ना परफॉर्म करे, कुछ सर्टेन पोर्शन के लिए ही बस केवल फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर दे, कुछ क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस, डिस्क्लोजर्स के लिए. इसके बाद नेक्स्ट आता है चेंज टू प्लानिंग डिसीजन. Auditor should update and change the overall audit strategy and audit plan as necessary during the course of audit. Auditor को change और update करनी पड़ेगी audit strategy और audit plan. देखो कब कब changes लाने पड़ेंगे.
द ऑडिटर नीड्स टू मॉडिफाई द ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान ड्यू टू द फॉलोइंग मेंशन फैक्टर्स। कौन से जब ये फैक्टर्स अराइज होंगे? 3 फैक्टर्स बता रखे हैं। सबसे पहले रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स अकर हो गए तो इस वजह से उसे चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज देयर आर चेंजेस इन कंडीशंस, कंडीशन में कोई चेंज हो गया, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, चेंज इन कंडीशन एंड ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, और जो भी आपके ऑडिट एविडेंस आपको मिले हैं बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर और बिकॉज ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर के रिजल्ट्स की वजह से। तो 3 कौन से हो गए? एक तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से, कंडीशंस की वजह से, इवेंट्स, कंडीशंस और रिजल्ट्स की वजह से। तो 3 मेन चीजें हो गई, एक तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से, कंडीशंस में कुछ चेंजेस हो गया, और एक आपका हो गया रिजल्ट्स की वजह से, एक आपका हो गया रिजल्ट्स की वजह से, बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। तो कौन से 3 चीजें हो गई? बिकॉज ऑफ द result of unexpected event, change in condition, and because of the result of audit procedures. Further, the auditor would also have to modify nature, timing, extent of FAP based on the revised consideration of assessed risk. अगर रैप में कुछ भी चेंजेस वगैरह होते हैं तो उसके बेसिस पे उसको फैप भी फैप भी मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ती है। दिस में बी द केस वेयर द इंफॉर्मेशन कमिंग टू ऑडिटर डिफर significantly differ from the information what he planned in the audit procedure. जैसे जब वो अपना ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा था उसे कोई और इन्फॉर्मेशन मिली थी, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन सिग्निफिकेंटली डिफर करती है। इन्फॉर्मेशन जो ऑडिटर के पास आ रही है ना, वो सिग्निफिकेंटली डिफर कर रही है जो उसे मिली थी प्लानिंग के समय कुछ और मिली, और जो इन्फॉर्मेशन ऑडिटर के पास बाद में जो आ रही है वो बिल्कुल ही दोनों इन्फॉर्मेशन मिसमैच कर रही है। जैसे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड थ्रू परफॉर्मेंस ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर may contradict audit evidence performed through test of control. टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर से जो दोनों से जो हमें अलग अलग ऑडिट एविडेंस मिले, वो दोनों के दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट भी कर सकते हैं। इन एडिशन एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लॉ में भी चेंजेस हो सकते हैं, नोटिफिकेशंस या गवर्नमेंट पॉलिसीज भी ऐसी आ सकती हैं जिसकी वजह से आपको ऑडिट स्ट्रेटेजी को अपडेट करने की जरूरत पड़े। ठीक है, तो इतना हमने अभी तक फर्स्ट ही पॉइंट बस केवल पढ़ा जो अभी तक हमने बात करी है रिगार्डिंग योर ऑडिट प्लान। तो एक बार इसी को जितना भी हमने पढ़ा, कमेंसिंग एंड ऑडिट की हमने बस अभी तक बात की। कमेंसिंग एंड ऑडिट के अंदर हमने डिफरेंट पॉइंट्स को देखा, तो एक बार हम कमेंसिंग एंड ऑडिट को एक बार डिटेल में दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। कमेंसिंग एंड ऑडिट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बात आता है एसए 200 का। एसए 200 बात करता है ओया कासा व्हिच इज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसए। ये स्टेट करते हैं इन ऑर्डर टू अचीव योर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर the auditor shall use the objective जो भी stated है in the relevant essay while planning and performing the audit। और without a careful plan आप audit के objective achieve नहीं कर सकते। आपको कंडक्ट करना ऑडिट इन इफेक्टिव एफिशिएंट और टाइमली मैनर, अगर तो ऐसा करना है तो आपको ऑडिट प्लान बिल्कुल यूज करना पड़ेगा। फिर ऑडिट प्लानिंग के अंदर क्या आता है? प्लानिंग के अंदर 2 चीजें इन्वॉल्व होती है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स 2 थिंग्स। सबसे पहले ऑडिट स्ट्रेटेजी को एस्टेब्लिश करना और डेवलप करना ऑडिट प्लान को। यस, और इसके अंदर प्लानिंग एंड ऑडिट के फायदे क्या क्या है? अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज, टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम, डायरेक्शन एंड सुपरविजन, इजी कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग के लिए मैंने मेमोरी टेक्निक बताई थी एसपीसी। कौन सी नेचर और एक्सटेंट और वेरी कैसे करेगी? एक तो था हमारा साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑडिट। जितना ज्यादा साइज बढ़ेगा उतना ज्यादा आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी। पास्ट एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज ऑफ द एंगेजमेंट टीम वो भी हेल्प करती है, और चेंजेस सर्कमस्टांसेस एक अनदर फैक्टर जिससे वेरी करती है आपकी प्लानिंग। प्लानिंग एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। प्लानिंग इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, इट इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज। ये कंटीन्यूअस और इटरेटिव प्रोसेस है। इट बिगिंस शॉर्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस ऑडिट एंड कंटिन्यूअस टिल द कंक्लूजन ऑफ द करंट ऑडिट एंगेजमेंट। प्लानिंग के अंदर हम कंसिडरेशन, प्लानिंग के अंदर 2 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ एक्टिविटीज और ऑडिट प्रोग्रामिंग, और इसके अंदर इट इंक्लूड्स ऑडिट प्रोग्राम। यस, प्लानिंग इंक्लूड्स द नीड टू कंसीडर। प्लानिंग के अंदर कौन से मैटर्स को आपको कंसीडर करना पड़ता है? प्लानिंग नीड्स टू कंसीडर द मैटर्स। कौन से वो मैटर्स को कंसीडर आपको करना पड़ता है? एपी फॉर्म वाले मैटर्स को कंसीडर करना पड़ता है। एपी इज ऑडिट प्रोसीजर्स, जो भी एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो भी आप अप्लाई कर एनालिटिकल प्रोसीजर जो भी आप अप्लाई करोगे रैप पे, और परफॉर्मेंस ऑफ द रैप। एफ से हमारे पास था कि जो आपके फ्रेमवर्क है रेगुलेटरी और अंडरस्टैंड करना पड़ता है लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का। फिर इसके बाद एफ ई से क्या था? इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट। आर से हमारे पास था परफॉर्मेंस ऑफ अदर रैप, और इसके बाद नेक्स्ट एम से इज मटेरियलिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी। ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान, ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑडिटर चाहे तो ये डिस्कस भी कर सकता है दूसरे मैनेजमेंट की टीम्स के मेंबर के साथ, लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की रहती है। ऑडिटर को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना विद इफेक्टिवनेस ऑफ दिस। और एंगेजमेंट टीम और अदर एंगेजमेंट वो इन्वॉल्व होते हैं, और उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है उनके एक्सपीरियंसेस वगैरह को भी अगर इन्वॉल्व होगा तो इससे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ेगी बिल्कुल आपकी प्लानिंग प्रोसेस में। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट, ये प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज होती हैं, और एंगेजमेंट पार्टनर 2 चीजों से सेटिस्फाइड होना चाहिए। एक तो एप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे हैं, और जो भी कंक्लूजन्स रीच हो रहे हैं इस रिगार्ड में वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। अब इसके लिए क्या क्या बिगनिंग में क्या क्या एक्टिविटीज ऑडिटर अंडरटेक करेगा? बिगनिंग में 3 एक्टिविटीज थी। एक तो सबसे पहले एसए 220
परफॉर्म करने प्रोसीजर एज रिक्वायर्ड बाय एसए 220। एसए 220 बात करता है क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कंबाइंड रीडिंग लगाएंगे हम एसए 220 और एसक्यूसी 1 का, तो इससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, इन्फॉर्मेशन और प्रोसीजर्स मिलते हैं जो हेल्प करते हैं ऑडिटर को ये डिटरमाइन करने में कि जो भी कंक्लूजन जो हमने रीच किए हैं क्या वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है। तो इसके अंदर 4 पॉइंट्स थे। इंटीग्रिटी देखने ऑफ द प्रिंसिपल ऑनर्स एंड दोस चार्ज विद गवर्नेंस, रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एंगेजमेंट टीम क्या कॉम्पिटेंट तो है ना, और लास्ट इज योर सिग्निफिकेंट मैटर्स। सिग्निफिकेंट मैटर्स जो भी अराइज हुए करंट और प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट में। और सर्टेन एंटिटीज के केस में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एंड रिलेटेड गवर्नमेंट्स के केस में ऑडिटर्स जो हैं वो अपॉइंट हो सकते हैं एज पर स्टैट्यूटरी प्रोसीजर्स के बेसिस पे ऑडिटर अपॉइंट होंगे। फिर आपको नेक्स्ट है इवेल्युएट करना कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट। आपको एथिकल रिक्वायरमेंट्स को भी ध्यान में रखना है, उसके अकॉर्डिंगली भी कंप्लायंसेस को इवेल्युएट करना है जो आपका एसए 220 कहता है, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। और लास्ट इज योर एसए 210, आपको एस्टैब्लिश करना है अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। कंटेंट ऑफ ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान के अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं, तो ऑडिट प्लान के अंदर डिस्क्रिप्शन होती है। कंटेंट मतलब डिस्क्रिप्शन क्या क्या डिस्क्राइब करता है ऑडिट प्लान, 3 चीजें डिस्क्राइब करते हैं, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रैप, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ रैप एंड अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर्स इसके अंदर आते हैं। नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ रैप एज पर एसए 315 और फैप का तो आपका ऐसे 330 के अकॉर्डिंग है, और अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्लान जो कौन सा डिटेल होता है, ऑडिट प्लान या ऑडिट स्ट्रेटेजी? ऑडिट प्लान ज्यादा डिटेल होता है। प्लानिंग के अंदर हमारा टेक प्लेस ओवर द कोर्स ऑफ ऑडिट फॉर द जैसे एंगेजमेंट डेवलप होती है। जैसे मैंने बताया था कि जो रैप होता है वो अर्ली स्टेज में होता है, फैप जो होता है वो डिपेंड करता है ऑन द रिजल्ट ऑफ रैप। और अगर मैं बात करूं ऑडिटर में एग्जीक्यूशन कुछ पार्ट फैप का स्टार्ट कर सकता है फॉर सर्टेन क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर्स के लिए, बाकी को बाद में परफॉर्म कर ले। चेंजेस इन प्लानिंग डिसीजन, प्लानिंग वेरीफाई, अपडेट और मॉडिफाई बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर चेंज तीन रीजन हो सकते हैं, एक तो चेंज इन सर्कमस्टांस, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, चेंज इन सर्कमस्टांसेस, और एक आपका था ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। यस, ऑडिट एविडेंस जो आपको मिलने हैं फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। और साथ ही साथ लॉ में चेंजेस, गवर्नमेंट और पॉलिसीज और इन सब में चेंजेस हो सकते हैं। रैप में चेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ ऐप, या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को बाद में मिली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, और जो उसने ऑडिट प्रोसीजर की प्लानिंग के समय उसे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो दोनों वेरी कर सकते हैं। जैसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर से जो भी एविडेंसेस मिले वो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, अब यहाँ से हमें रिवाइज करना है। चलो आ जाओ, यहाँ तक अभी तक हमने ऊपर तक का जितना भी था डिटेल में सारा देख लिया। ऑडिट commencing an audit, we have done with that portion. Next portion is your overall audit strategy. Overall audit strategy, the auditor shall establish an overall audit strategy that set out the scope, timing and direction of audit and guides in development of audit plan. देखो जो audit strategy होती है ना, ये क्या करती है, scope, timing और extend, ये देखो ये ड्रॉ करती है, सेट करती है scope, timing और डायरेक्शन। ये ऑडिट की डायरेक्शन, टाइमिंग और स्कोप के बारे में बताती है। क्या बताती है कि किस तरीके से कितना स्कोप है ऑडिट का, कितना टाइमिंग और डायरेक्शन के बारे में बताती है। और साथ ही साथ ये आपकी ऑडिट प्लान के डेवलपमेंट में भी एक गाइडेंस का काम करती है, क्योंकि पहले स्ट्रेटेजी बनती है फिर ही प्लान बनता है ना, तो ये गाइड करती है किस तरीके से आपको ऑडिट प्लान बनाने में बहुत हेल्प करती है, और ये सेट करती है, और ये आपके स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन भी बताती है ऑडिट प्लान की। इसके बाद ऑडिट की फैक्टर्स जो आपको ध्यान में रखने चाहिए वाइल एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। फिर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी वुड इन्वॉल्व, या कौन से फैक्टर्स आपको माइंड में रखने हैं वाइल एस्टैब्लिशिंग और ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। तो इसके लिए मैं तो ऐसे ऐसे आप याद रख सकते हो, स्कोप, प्लान, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड, डायरेक्ट रिजल्ट। मैं दिखाता हूँ एक बार आपको कैसे करना है इसको, एक सेकेंड जस्ट। तो इसके अंदर देखो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। एक तो आ जाएगा इसके अंदर स्कोप, प्लान, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड, डायरेक्ट रिजल्ट। तो इसके अंदर वुड इन्वॉल्व द 5 थिंग्स, स्कोप, प्लान, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड एंड डायरेक्ट एंड रिजल्ट। ठीक है, स्कोप में क्या आ जाएगा, स्कोप में आ जाएगा डिटरमाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट। यू आर आइडेंटिफाइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट जो उसके स्कोप को डिटरमाइन करते हैं। आप स्कोप तो आता ही है क्योंकि डिफाइन करता है स्कोप ऑफ ऑडिट, ये सेट करता है स्कोप, डायरेक्शन ऑडिट की। तो आप स्कोप को डिटरमाइन कर रहे हो, मतलब आप डिटरमाइन कर रहे हो ऑडिट के कैरेक्टरिस्टिक्स को। प्लान के अंदर आप प्लान कर रहे हो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को, आप रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को असर्टेन कर रहे हो जो जिससे आपको हेल्प मिले प्लानिंग करने में इन द टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंड कम्युनिकेशन। और डायरेक्ट में क्या कर रहे हो, एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स को कंसीडर कर रहे हो जो सिग्निफिकेंट है एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स को डायरेक्ट करने के लिए। रिजल्ट किसके, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज कौन सी हो गई, जो आपकी एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप थी, वो भी तो आपकी प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी थी ना। ठीक है, वेदर नॉलेज गेन्ड और परफॉर्म्ड बाय द एंगेजमेंट टीम इज रेलेवेंट और नॉट। टाइमिंग, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, रिसोर्सेज की, जो आप एंगेजमेंट परफॉर्म करते समय जो भी रिसोर्सेज है उनकी आप नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट का भी ध्यान में रखेंगे। क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं बेनिफिट्स ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी? द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी असिस्ट करते हैं ऑडिटर डिटरमाइन करते हैं कौन से मैटर्स हैं। तो 4 इसके बेनिफिट्स लगा सकते हो आप ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी के।
आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि चारों में ही है रिसोर्सेज 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 रिसोर्सेज। तो चार क्या क्या बेनिफिट्स हो गए, रिसोर्सेज 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 रिसोर्सेज। इसके लिए एक मेमोरी टेक्निक और है, टीम। टीम टीम से आ जाता है हमारे पास टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ई से आ जाता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, ए से आ जाता है एलोकेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, और एम से आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्वालिटेटिव रिसोर्सेज, मतलब नाम से पता चल रहा है क्वालिटेटिव, आपको क्वालिटेटिव रिसोर्सेज लगाने हैं। मतलब जी कितने आपको टीम मेंबर्स लगाने की, जैसे अगर बहुत ही हाई कॉम्प्लेक्सिटी एरियाज होते हैं तो वहां पर आपको ज्यादा एंगेजमेंट टीम मेंबर्स लगाने पड़ते हैं। रिसोर्सेज टू डिप्लॉय फॉर द स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, जैसे आपको हाई एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स लगाने पड़ेंगे जहां पर ऑडिट रिस्क बहुत ज्यादा है, हाई रिस्क एरियाज है वहां पर आपको बहुत ही एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स लगाने पड़ेंगे। एक्सपर्ट्स भी लगाने पड़ते हैं कॉम्प्लेक्स मैटर्स में, जैसे आप वैल्यूएशन कहीं पर कर रहे हो, किसी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कर रहे हो या फिर हेजिंग जैसी ट्रांजेक्शन वगैरह में आपको एक्सपर्ट्स की भी हेल्प लेनी पड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एलोकेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, कितना अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आप एलोकेट करोगे, कितना अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, जैसे कितने टीम मेंबर्स आप लगाओगे, कितने टीम मेंबर्स लगाओगे इन्वेंट्री काउंटिंग में, जैसे स्टॉक ऑडिट वगैरह होता है तो कितने आप बंदों को उधर लगाओगे कि कितने बंदे स्टॉक ऑडिट वगैरह करेंगे, तो आप एलोकेट कर रहे हो ना क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज। एंड एक्सटेंट ऑफ रिव्यू ऑफ द अदर ऑडिट वर्क्स इन केस ऑफ ग्रुप ऑडिट, देखो ग्रुप ऑडिट जहां पर मतलब कंबाइंड ऑडिट जॉइंट ऑडिट होता है तो दूसरे ऑडिटर का काम का रिव्यू, या फिर आप बजटेड आवर्स को एलोकेट कर दो कि इतने घंटे में ये वाला काम हो जाना चाहिए, तो ये आप क्वांटिटी डिसाइड करो ना, यू आर एलोकेटिंग द क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसोर्सेज। टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कब रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना, मतलब रिसोर्सेज को कब लगाना है, इंटरम ऑडिट स्टेज में, ऑडिट के बीच में या फिर कट ऑफ डेट्स जब आ रही है, मतलब एट द एंड आ रहा है तो और ज्यादा रिसोर्सेज लगाओ, तो वो चीज आ जाती है टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज में, इंटरम में लगाना है या फिर कट ऑफ डेट्स के दौरान लगाना है। मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, हाउ द रिसोर्सेज शुड बी मैनेज डायरेक्टेड एंड सुपरवाइज्ड, किस तरीके से आप रिसोर्सेज को मैनेज करो, डायरेक्ट करो और सुपरवाइज करो, ताकि जैसे किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो रिसोर्सेज को, जैसे ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग एक्टिविटीज कब आप एक्सपेक्टेड, टीम की ब्रीफिंग डीब्रीफिंग मीटिंग्स कब कब हेल्ड होंगी, हाउ एंगेजमेंट पार्टनर एंड मैनेजमेंट रिव्यू के एक्सपेक्टेड टू बी प्लेस, मतलब ऑन साइट ऑफ साइट, एंड वेदर टू कंप्लीट एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूज। तो यही चीज आ गई ना, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, किस तरीके से रिसोर्स को मैनेज डायरेक्ट कर रहे हो, वो सुपरवाइज करो, जैसे टीम की ब्रीफिंग जो टीम की ब्रीफिंग डीब्रीफिंग मीटिंग्स होते हैं कब हेल्ड होंगी, कब एंगेजमेंट पार्टनर और मैनेजमेंट के रिव्यूज टेक्स प्लेस होंगे, जैसे ऑन साइट मीटिंग, ऑन साइट रिव्यूज टेक्स प्लेस होंगे या ऑफ साइट होंगे, और वेदर कंप्लीट एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज कब आएंगे, तो ये सारी चीजें यू नीड टू कंसिडर ऑल दिस थिंग्स। इसके बाद आगे चलते हैं, consideration in establishing overall audit strategy. What are the considerations you took in establishing overall audit strategy? तो वही चीज considerations में कुछ नहीं बता रखा, जो आपके audit planning के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है ना, वही सारी चीजें बता रखी हैं। देखो ये जो थी ना फैक्टर्स while establishing overall audit strategy या फिर overall audit strategy would involve, तो 5 चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, तो वही चीजें बता रखी हैं। सबसे पहले तो स्कोप आ जाता है, स्कोप में क्या था, मतलब उसका डेफिनेशन क्या थी, डिटरमाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट। फिर इसके बाद स्कोप प्लान में क्या था, प्लान में आपका था स्कोप प्लान नेचर टाइमिंग एक्सटेंड डायरेक्ट रिजल्ट, उसी के कुछ कुछ यहाँ पर जस्ट कंसिडरेशंस बता रखे हैं। देखो कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं ऑफ द मैटर्स जो आपको कंसीडर करने हैं व्हाइल, ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, देखो कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं व्हाइल कंसीडरिंग व्हाइल एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। ये मैटर्स होते हैं ना इन्फ्लुएंस करते हैं ऑडिटर का डिटेल प्लान को। जितने भी मैटर्स हैं ये आर नॉट रेलेवेंट टू एवरी ऑडिट एंगेजमेंट। ये जो लिस्ट है बस केवल एक एग्जांपल के फॉर्म में दे रखी है, जरूरी नहीं है कि सारी की सारी लिस्ट ही आपकी फॉलो हो हर ऑडिट में, ऐसा कोई जरूरी नेसेसरी नहीं है। yes it's not necessarily complete audit list। सबसे पहले देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट में, जिसमें हम प्लान स्कोप सेट आउट करते हैं। तो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट में क्या आ जाता है, सबसे पहले तो आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आ जाता है एफआरएफ। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाता है, सबसे पहले आपका एफआरएफ आ जाता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। देन हमारे पास आ जाता है इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जैसे रिपोर्ट्स मैंडेटेड बाय द इंडस्ट्री रेगुलेटर, जैसे सैबी कहता है कि सैबी कहता है कि मेरे को अलग से एक रिपोर्ट चाहिए, आरबीआई कहता है अलग से रिपोर्ट चाहिए, तो इंडस्ट्री के कुछ रिपोर्ट्स हो सकते हैं। तो आपके सिंपल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट में क्या गया, तो आपकी फाइनेंशियल फ्रेमवर्क हो गया, एक इंडस्ट्री की स्पेसिफिक कुछ भी रिपोर्ट्स हो गई, एक्सपेक्टेड ऑडिट कवरेज इंक्लूडिंग नंबर एंड लोकेशन ऑफ कंपोनेंट्स टू बी इंक्लूडेड, कि आपको कितनी ऑडिट की कितनी कवरेज है, कितने कितने ब्रांच का आपको ऑडिट करना है, कितने कंपोनेंट्स का आपको ऑडिट करना है, नंबर एंड लोकेशन ऑफ कंपोनेंट्स। नेचर ऑफ कंट्रोल रिलेशन बिटवीन द पेरेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स, पेरेंट मतलब होल्डिंग कंपनी एंड कंपोनेंट्स मतलब उसकी सब्सिडियरी कंपनी। तो नेचर एंड कंट्रोल, नेचर ऑफ कंट्रोल रिलेशनशिप, क्या कंट्रोल रिलेशनशिप है पेरेंट और उसके कंपोनेंट के बीच में, अगर ग्रुप कंसोलिडेटेड है तो। इसके बाद एक्सटेंड टू विच कंपोनेंट्स आर ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर्स, कितने एक्सटेंड तक, कितने हद तक अदर ऑडिटर्स आपके कंपोनेंट को वेरी बेसिकली एक्सटेंड तक ऑडिट करेंगे।
एंड एंटिटी यूज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, अगर एंटिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का एंटिटी यूज करती है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, एंड हाउ ऑडिट टू ऑब्टेन एविडेंस कंसर्निंग द डिजाइन ऑफ ऑपरेटिंग कंट्रोल्स उन पे परफॉर्म कर सकते हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो क्या क्या चीजें आ गई इसके अंदर, सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास सिंपल सी पांच चीजें आ गई। एक तो एफआरएफ हो गया, एक इंडस्ट्री रेगुलेटरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स आ गई, एक इसके बाद कितना आपका कंट्रोलिंग रिलेशनशिप क्या है पेरेंट और उसकी कंपोनेंट के बीच में। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेक्टेड कितनी ऑडिट कवरेज होगी, कितने कंपोनेंट्स का आप ऑडिट वगैरह तो देखोगे, एक्सटेंट ऑफ कंपोनेंट्स का कितना काम देखेगा दूसरा ऑडिटर, एंड यूज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, यस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का कितना एंटिटी कितने हद तक इस्तेमाल करेगी। तो ये सारी चीजें हमारे पास आ जाती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट में। इसके बाद और भी पॉइंट्स हैं, एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन द प्रीवियस ऑडिट, जैसे ऑडिट एविडेंस रिलेटेड टू रैप एंड टीओसी, कितना ऑडिट एविडेंस जो आपने प्रीवियस ऑडिट में लेट से कोई एविडेंसेस वगैरह आपने ऑब्टेन किए होंगे, तो प्रीवियस ऑडिट के एविडेंसेस कितने हद तक आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे ऑडिट एविडेंसेस रैप या फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल के कितने ऑडिट एविडेंसेस का आप इस्तेमाल कर सकते हो। द इफेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑडिट प्रोसीजर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या इफेक्ट रहेगा ऑडिट प्रोसीजर में, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइंट पर्सनल एंड डेटा, क्लाइंट पर्सनल और डेटा की अवेलेबिलिटी के बारे में भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट में इतना ही है। फिर इसके बाद आ जाता है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, जो आपका प्लान था ना, प्लान को हम रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स कह रहे थे। तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, टाइमिंग ऑफ ऑडिट कि क्या टाइम होगा ऑडिट का, एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। देखो एंटिटी टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग, टाइमिंग ऑफ ऑडिट में वही चीज आ गई, कब आपको रिपोर्ट करना है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव कब एंटिटी को, टाइम टेबल क्या रिपोर्टिंग का, किस दिन तक रिपोर्ट करना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग ऑडिट वर्क, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। यस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग विद मैनेजमेंट, आप कितनी बार मीट करोगे मैनेजमेंट के साथ, कितनी बार मिलोगे। तो एंटिटी का टाइम टेबल हो गया, मीटिंग विद मैनेजमेंट, टाइम टेबल हो गया रिपोर्टिंग का, मीटिंग विद मैनेजमेंट हो गया, डिस्कशन विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स, कितनी तरह की आप रिपोर्ट्स दोगे और कितने समय तक आप रिपोर्ट्स दोगे। ये तो एंटिटी वाला हो गया। ये ऑडिटर क्या हो गया, डिस्कशन विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग कम्युनिकेशन ऑन द स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क, आप मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करोगे कितना ऑडिट का काम हो चुका है। कम्युनिकेशन विद ऑडिटर, इसी तरीके से कंपोनेंट्स के साथ आप डिस्कस करोगे टाइमिंग और रिपोर्ट्स कितनी इशू करनी है। नेचर एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन अमॉन्ग एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, एंगेजमेंट टीम अपनी खुद की टीम्स के बीच में कम्युनिकेशन हो गई, एक तो मैनेजमेंट के साथ हो गई अपनी टीम के बीच में, और कंपोनेंट्स के साथ डिस्कशंस हो गई। तो ये नेचर ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। तो तीन तरह की तो कम्युनिकेशन यही आ गई। टाइमिंग में तो क्या आ गया कि टाइम टेबल क्या हुआ, एंटिटी का कितनी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स वगैरह हुई, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स में यही सारी चीजें आ गई। वेदर देयर आर एनी अदर एक्सपेक्टेड, और क्या कोई थर्ड पार्टी के साथ भी कम्युनिकेशन करनी है, इंक्लूडिंग एनी स्टैट्यूटरी या कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। तो कम्युनिकेशन चार तरह की हो गई, एक अपनी विद इन द कंपोनेंट वाली हो गई, एक कंपोनेंट्स के साथ, विद इन द एंगेजमेंट टीम मैनेजमेंट के साथ, और एक थर्ड पार्टी के साथ। ये चार तरह की आपकी हो गई कम्युनिकेशंस, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आगे हमारे पास आता है सिग्निफिकेंट मैटर प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड नॉलेज गेन्ड ऑन अदर एंगेजमेंट। सिग्निफिकेंट कौन से फैक्टर्स हैं, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज और नॉलेज जो हम गेन करते हैं अदर एंगेजमेंट में। सबसे पहले वी नीड टू डिटरमाइन मटेरियलिटी इन अकॉर्डिंग विद एसए 320, हमें मटेरियलिटी को डिटरमाइन करना पड़ेगा। दीज आर द सिग्निफिकेंट फैक्टर्स, मतलब क्या क्या प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज आपकी होती हैं। एक तो हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी, सबसे पहला मटेरियलिटी को डिटरमाइन करना इन अकॉर्डिंग्स विद एसए 320। प्रीलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज वेयर देयर हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, आप आइडेंटिफिकेशन करते हो ना प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एरियाज को देखते हो जहां हायर रिस्क हो सकता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट का, आप आइडेंटिफाई करते हो वो एरियाज जहां हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। इंपैक्ट ऑफ एक्सेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यस असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का इंपैक्ट देखोगे एट द ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। मैनर ऑफ एंगेजमेंट टीम नीड्स टू मेंटेन एन इंक्विजिट क्वेश्चनिंग माइंड एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, कितना हद तक उन्हें इस्तेमाल करना है। रिजल्ट ऑफ प्रीवियस ऑडिट इंक्लूडिंग द आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसी एंड एक्शन टू बी टेकन टू रिड्रेस देम। प्रीवियस ऑडिट के क्या क्या रिजल्ट्स थे और उनके अकॉर्डिंगली हम डेफिशिएंसीज ये सारी चीजें देखते हैं। डिस्कशन ऑफ द मैटर दैट में अफेक्ट द ऑडिट विद द पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी फॉर परफॉर्मिंग अदर सर्विस टू एंटिटी, हम डिस्कशन करते हैं मैटर्स का जो ऑडिट को अफेक्ट करते हैं। एविडेंस ऑन द मैनेजमेंट कमिटमेंट टू डिजाइन इंप्लीमेंट एंड मेंटेन ऑफ साउंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, आपको मेंटेन करने पे क्या क्या एविडेंसेस वगैरह ऑब्टेन किया। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन जो डिटरमाइन करते हैं रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल, कितनी वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन पे हम रिलायंस पैदा कर सकते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर हम कितना रिलाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस अटैच टू इंटरनल कंट्रोल, कितनी इंपॉर्टेंस अटैच है इंटरनल कंट्रोल से। फिर सिग्निफिकेंट बिजनेस डेवलपमेंट जो एंटिटी को अफेक्ट करते हैं, सिग्निफिकेंट बिजनेस की डेवलपमेंट, फिर इसी तरीके से इंडस्ट्री की जो भी डेवलपमेंट हो रही है, इकोनॉमिक एनवायरमेंट में जो डेवलपमेंट हो रही है। एफआरएफ में जो चेंजेस हो रहे हैं, एफआरएफ वैसे वाला तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट में लिया है, लेकिन यहाँ पर चेंजेस वाला सिग्निफिकेंट चेंजेस इन एफआरएफ ये वाला चीज हमने
प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज वाली चीज में लिया है, एंड अदर सिग्निफिकेंट रिसेंट डेवलपमेंट एंड चेंज इन लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो ये सारी चीजें हमारी आ जाती हैं। सिग्निफिकेंट फैक्टर्स, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एंड नॉलेज गेन्ड ऑन अदर एंगेजमेंट। सिग्निफिकेंट जो भी हमारे सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हैं, जो भी हमारे सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हैं, नॉलेज गेन्ड एंड अदर फैक्टर्स जो भी हमारे एंगेजमेंट में है। तो एक बार जस्ट हम स्पीडली रिवाइज कर लेते हैं। तो इसमें क्या क्या आ गया? सबसे पहले तो इसके अंदर मटेरियलिटी वाला कॉन्सेप्ट आ गया था जो हमने डिटरमाइन की थी एज पर ऐसे 320। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रीलिमिनरी हाई रिस्क एरिया वाले हमने तो ऐसे 320 वाली चीज आ गई। देखो अगर आप देखो तो फिर इसके बाद आपने आइडेंटिफिकेशन किया एरियाज का, ऐसे 315 वाली चीज आ गई। फिर इम्पैक्ट ऑफ एसेट स्ट्रेस देखा, ऐसे 330 वाली चीज आ गई। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आ गया अपना। फिर आपने डेफिशिएंसीज वगैरह देखी। फिर आपने इंटरनल कंट्रोल्स के बेसिस पे एविडेंसेस, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन देखा, इंपॉर्टेंस अटैच्ड टू इंटरनल कंट्रोल देखा, एंटिटी के एविडेंसेस देखे रिगार्डिंग इंप्लीमेंटेशन डिजाइन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। फिर डेवलपमेंट्स वाली चीज आ गई, सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट, आपकी बिजनेस डेवलपमेंट हो गई, चेंजेस इन एफआरएफ हो गया, या जो भी रिसेंट डेवलपमेंट हो रही है लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में। तो ये सारी चीज किसके अंदर आ गई हमारी? ये सारी चीज आ गई सिग्निफिकेंट फैक्टर्स, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड knowledge gained on other engagements. Significant factors, preliminary engagement activities and knowledge gained on other engagements. इसके बाद नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज, द लास्ट पॉइंट। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाता है? सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम एंड असाइनमेंट ऑफ ऑडिट वर्क टू द टीम मेंबर्स। यहाँ हम सिलेक्ट करते हैं एंगेजमेंट टीम को और उनको काम असाइन करते हैं। यस, सबसे पहले तो यहाँ पर हम एंगेजमेंट टीम को सिलेक्ट करेंगे और उनको काम असाइन करेंगे, और एंगेजमेंट बजटिंग भी इसके अंदर आ जाती है। रिसोर्सेज कौन से? हमारे एंगेजमेंट टीम ही तो हमारे रिसोर्सेज है। तो हम रिसोर्सेज में वही तो है कि उनको सिलेक्ट कर रहे हैं, हम एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, उनको काम असाइन वगैरह कर रहे हैं, एंड एंगेजमेंट बजटिंग इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डॉक्यूमेंटिंग द ऑडिट प्लान। अब देखो ऑडिटर क्या क्या डॉक्यूमेंट करेगा ऑडिट प्लान में, वो क्या क्या इंक्लूड करता है। ऑडिट प्लान के अंदर आपकी ओवरऑल ऑडिट, देखो ऑडिट प्लान के अंदर दो चीजें इन्वॉल्व, ऑडिट प्लान इंक्लूड्स ओवर डेवलपिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान, डेवलपिंग द ऑडिट प्लान। तो दो चीजें तो यही हो गई इसके अंदर ऑडिट प्लान डेवलप डॉक्यूमेंट करते समय। तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी हो जाएगी, ऑडिट प्लान हो जाएगा, और जो भी आपके सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं, जो भी आपके मेड हुए थे, yes, significant changes made during the audit engagement to the overall audit strategy or audit plan and the reasons for the changes, और साथ साथ रिकॉर्ड करना for the reason of changes। तो देखो सबसे पहले तो रिकॉर्ड हो जाएगा की डिसीजन का। की डिसीजन मतलब ऑडिट स्ट्रेटेजी। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी इज द रिकॉर्ड ऑफ द की डिसीजन। ऑडिट स्ट्रेटेजी के अंदर ही तो आप की डिसीजंस को रिकॉर्ड करोगे, कंसीडरिंग नेसेसरी टू प्रॉपर्ली प्लान। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ऑडिट स्ट्रेटेजी के अंदर जो भी की डिसीजंस होता है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम ऑडिट प्लान डेवलप करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं सिग्निफिकेंट मैटर्स एंगेजमेंट टीम को। फिर रिकॉर्ड ऑफ नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ रैप। रिकॉर्ड ऑफ नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ रैप में क्या जाएगा? ऑडिट प्लान। देखो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान, ऑडिट प्लान का डॉक्यूमेंटेशन मतलब रिकॉर्ड कर रहे हो एनटीई ऑफ रैप एंड एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर एट असर्शन लेवल। ये किस पे परफॉर्म करता है? असर्शन लेवल पे इन रिस्पॉन्स टू एसेट रिस्क। इट इज सर्व्ड एज अ रिकॉर्ड ऑफ पेपर proper planning of audit procedures that can be reviewed and approved prior to their performance। बेसिकली यहाँ पर आप रिकॉर्ड कर रहे हो और अप्रूव कर रहे हो, आपने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया, यू आर जस्ट रिव्यूइंग एंड आप इनको अप्रूवल ले रहे हो प्रायर टू देयर परफॉर्मेंस। परफॉर्म अभी तक आपने नहीं किया, जस्ट आप अप्रूवल ले रहे हो प्रायर टू देयर परफॉर्मेंस ऑफ दीज रैप एंड ऑडिट प्रोसीजर्स। द ऑडिटर में यूज स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम्स और ऑडिट कंप्लीशन चेकलिस्ट। इसके लिए ऑडिटर का क्या इस्तेमाल कर सकता है? देखो ऑडिटर जो है वो क्या यूज कर सकता है? आपके ऑडिट स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम्स इस्तेमाल कर सकते हैं, चेकलिस्ट टेलर्ड need to be reflect the particular engagement or circumstances। yes, वो चेकलिस्ट यूज कर सकता है, पर्टिकुलर एंगेजमेंट सर्कमस्टांसेस अपने कुछ टेलर्ड भी बना सकता है, अपने अकॉर्डिंग चेंजेस वगैरह भी कर सकता है। रिकॉर्ड ऑफ रीजन फॉर चेंज इन ऑडिट प्लान, और रिकॉर्ड ऑफ द सिग्निफिकेंट चेंजेस टू ओवरऑल ऑडिट प्लान। जो भी आपके चेंजेस होंगे आप उसका रिकॉर्ड रख सकते हो। रिकॉर्ड ऑफ द सिग्निफिकेंट, जो भी आपने चेंजेस वगैरह किए ऑडिट प्लान में, यू कैन टेक अ रिकॉर्ड ऑफ दिस। Record of the significant changes to the overall audit strategy and audit plan and result of the changes in the plan, nature, timing, extent of audit procedure, explain why significant changes were made, क्यों ये significant changes made हुए, और overall strategy और audit plan जो आपने finally adopt किया। It also reflect appropriate responses to significant changes occurs during the audit। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान के बीच की रिलेशनशिप की बात करें तो ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड होते हैं। यस, बोथ आर दीज आर इंटर रिलेटेड वन। ऑडिट स्ट्रेटेजी पहले बनती है ऑडिट प्लान से, ये मैं इतनी बार बता चुका हूं तुम्हें। ऑडिट प्लान ज्यादा डिटेल्ड होता है देन ऑडिट स्ट्रेटेजी, क्योंकि ऑडिट प्लान के अंदर आपके ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं।
ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान आर इंटर रिलेटेड, क्योंकि अगर एक में चेंज होगा तो दूसरे में भी चेंज होगा, बिकॉज द चेंज इन वन वुड रिजल्ट इनटू चेंज इन अनदर. ऑडिट स्ट्रेटेजी प्रोवाइड द गाइडलाइंस. देखो ऑडिट स्ट्रेटेजी गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से आपको ऑडिट प्लान बनाना है. इट एस्टैब्लिश द स्कोप एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड देयर बाय वर्क्स ऑन द बेसिस फॉर डेवलपिंग द ऑडिट प्लान. डिटेल्ड ऑडिट प्लान इंक्लूड नेचर टाइमिंग. देखो ऑडिट प्लान के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, नेचर टाइमिंग एक्सटेंड भी आता है ना ऑडिट प्रोसीजर्स का. यस इसके अंदर इन्वॉल्व करता है नेचर टाइमिंग. यस डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने बताया था आपको नेचर टाइमिंग एक्सटेंड होता है ऑडिट प्रोसीजर का, ताकि आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सको. जैसे सीए सैम has already developed an audit strategy for Hitesh Limited. While a detailed audit plan is being developed, she decided that materiality levels set earlier need to be lowered as weakness in internal controls were highlighted in the internal audit report. देखो जो सीए सैम है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाई हितेश लिमिटेड के लिए. शी हैज एस्टैब्लिश स्ट्रेटेजी फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर हितेश लिमिटेड while the audit plan is being developed. जब तक ऑडिट प्लान डेवलप हो रहा था उन्होंने डिसाइड किया कि जो मटेरियलिटी लेवल होगा ना, जो मटेरियलिटी हमने अर्लियर सेट किया था, जो हमने जैसे अभी मटेरियल लेवल पहले उन्होंने बहुत हाई सेट किया था, अब उस मटेरियल लेवल को लोअर लेके आना पड़ेगा क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स में वीकनेस है. ऑडिट रिपोर्ट पे जो इंटरनल कंट्रोल्स है ना उनमें वीकनेस है. सब्सिक्वेंटली डेविएशन फ्रॉम द ऑडिट स्ट्रेटेजी इज फेल्ट नेसेसरी. उन्हें बाद में लगा कि भाई ऑडिट स्ट्रेटेजी में भी चेंज करने की जरूरत है. Therefore, Sam would first modify audit strategy. सबसे पहले तो ऑडिट स्ट्रेटेजी मॉडिफाई करेंगे ना, उसके बाद ही ऑडिट प्लान बनेगा इन लाइन विद ऑडिट स्ट्रेटेजी, क्योंकि ऑडिट स्ट्रेटेजी पहले बनती है देन ऑडिट प्लान बनता है. दिस शो दैट ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान क्लोजली इंटररिलेटेड है, क्योंकि एक में चेंज हुआ आपके ऑडिट प्लान में, अगर मटेरियलिटी में चेंज हुआ तो उस वजह से आपको ऑडिट स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ी, और ऑडिट स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ी तो ऑडिट प्लान भी चेंज हो गया. This shows that the audit strategy and audit plan are closely interrelated. A change in one would result in change into another. The audit strategy and audit plan should be taken into consideration the element of materiality and relationship. देखो ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान को कंसीडर में लेना चाहिए एलिमेंट ऑफ मटेरियलिटी और रिलेशन बिटवीन द रिस्क एंड प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड. उन्हें मटेरियलिटी का भी ध्यान रखना चाहिए. दे शुड टेक इनटू कंसीडर द मटेरियलिटी और रिलेशन बिटवीन द रिस्क एंड प्रोसीजर. यस रिस्क और प्रोसीजर के बीच में एंड इट्स रिलेशनशिप, मटेरियलिटी और उसका रिलेशनशिप रिस्क और प्रोसीजर के साथ. तो आपकी ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान में तीन चीजें इंक्लूड होनी चाहिए. देखो ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान को कंसीडर करना चाहिए मटेरियलिटी और उसका रिलेशनशिप प्रोसीजर और प्रोसीजर के साथ और रिस्क के साथ. यस उसका रिलेशनशिप रिस्क और प्रोसीजर के साथ, आरपी के साथ. ठीक है, जैसे हाई मटेरियलिटी हुई तो अगर मटेरियलिटी बहुत ही ज्यादा चाहिए आपको तो बहुत डिटेल्ड में आपको प्रोसीजर्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे, और अगर आप डिटेल्ड में प्रोसीजर्स ऑब्टेन कर रहे हो तो हाई रिस्क वाले एरियाज भी आप हाई मटेरियलिटी करोगे. इसके बाद लो मटेरियलिटी है तो लो मटेरियलिटी में आप लो मटेरियलिटी कब करोगे, जब लो रिस्क होगा, और लो रिस्क होगा तो आप टेस्ट चेक्स भी परफॉर्म कर लो तो भी बात बन जाएगी. तो यही चीज यहाँ पर बात हो रही थी. क्लियर. इसके बाद अभी तक हमने जितना पढ़ा, चलो एक बार स्पीडली अगेन रिवाइज कर लेते हैं. इससे ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी हम जल्दी से देख लेते हैं. अभी तक हमने ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में क्या क्या देखा था. ऑडिटर शैल एस्टैब्लिश ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी. और ऑडिटर को ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी क्यों बनाता है, ये ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी सेट आउट करती है, स्कोप टाइमिंग डायरेक्शन बताती है और साथ ही साथ गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान. फैक्टर्स क्या क्या आपको ध्यान में रखने चाहिए ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाने समय, या फिर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी वुड इंक्लूड 5 थिंग्स होती है: स्कोप, प्लान, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड, डायरेक्ट रिजल्ट. स्कोप में क्या था, स्कोप में हम आइडेंटिफाई करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, डिटरमाइन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट. फिर इसके बाद प्लान में रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. प्लानिंग में रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स में मतलब देखो प्लान करते हो, टाइमिंग भी होती है और नेचर ऑफ कम्युनिकेशंस भी होती हैं. यस टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन. रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, तीनों चीजें आती हैं. फिर इसके बाद टीम एफर्ट्स में हमारे पास है एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स. प्रीलिमिनरी वर्क में हमने देखा प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज. फिर इसके बाद स्कोप, लाइन, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट में द नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज. डायरेक्ट में एंगेजमेंट टीम के रिजल्ट्स और रिजल्ट ऑफ द प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज. फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी. बेनिफिट्स की अगर बात करूँ तो क्या क्या बेनिफिट्स थे. रिसोर्सेज 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 रिसोर्सेज. सबसे इसका मेमोरी टेक्निक क्या थी, टीम से क्या था, टी फॉर टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज. ई से क्या था, एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ रिसोर्स, एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसोर्सेज. ए से था एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और एम से मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज. एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज में क्या था, जहां पर हाई रिस्क एरियाज थे वहां पर आपको एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स और इवन एक्सपर्ट्स भी इन्वॉल्व करने पड़ते हैं वैल्यूएशन और जैसे हेजिंग जैसी चीजों में. फिर इसके बाद नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट आते हैं एलोकेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज. अब क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज कितने आप इन्वेंट्री जब आप स्टॉक ऑडिट वगैरह करो कितने आपको
बंदे लगेंगे, कितने आपको टीम मेंबर्स वगैरह इन्वॉल्व करने हैं, कितने बजटेड आवर्स एलोकेट करने हैं, और ग्रुप ऑडिट में मतलब कितने अदर ऑडिटर्स का काम रिव्यू, कितने एक्सटेंड तक रिव्यू करना है, टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कब रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना है आपको, की ऑडिट इंटरिम ऑडिट पे करना है या फिर कट ऑफ डेट्स पे करना है, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ब्रीफिंग डीप ब्रीफिंग एक्टिविटीज ऑन साइट ऑफ साइट, ये सारी चीजें देखी थी। फिर कंसिडरेशन इन एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल स्ट्रेटजी, क्या क्या कंसीडर करोगे, मतलब क्या क्या एग्जांपल्स थे हमने जो देखे थे स्कोप के ऑडिट स्ट्रेटजी। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट की बात करते तो इसके अंदर आपका एफआरएफ था, इंडस्ट्री की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी, ऑडिट का कवरेज था, मतलब नेचर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये सारी चीजें थी। फिर इसके बाद नेचर ऑफ कंट्रोल रिलेशन, पेरेंट्स और इसके कंपोनेंट के बीच में क्या क्या कंट्रोल रिलेशन है, ये चीज हमने देखी, और कितने हद तक आप कंपोनेंट वगैरह का ऑडिट वगैरह करोगे, और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वाली चीज हमने देखी थी। फिर इसके बाद आईटी का इस्तेमाल, क्लाइंट पर्सनल डेटा, ये सारी चीज थी। फिर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करो, टाइमिंग ऑफ रिसोर्सेज, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कब रिपोर्ट करना है, कितना कब कब रिपोर्ट करना है। कम्युनिकेशन में चार तरह की कम्युनिकेशन देखी थी, थर्ड पार्टी के साथ देखी थी, विद इन द एंगेजमेंट टीम मैनेजमेंट के साथ, और एक अपनी थी थर्ड पार्टी एंगेजमेंट के साथ, और कंपोनेंट ऑडिटर के कंपोनेंट के साथ। और टाइमिंग ऑफ रिपोर्टिंग क्या है, मैंने कब आपको रिपोर्ट करनी है, किस किस तरह की रिपोर्ट करनी है, ये सारी चीज थी, एंड डिस्कसिंग ये सारी चीज। अब फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, टाइमिंग ऑफ ऑडिट, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन के बाद प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी आता है, सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या क्या थे, ऐसे 320 315 330 330 था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका था इंटरनल कंट्रोल, आइडेंटिफाई करने डेफिशिएंसीज, इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या डेफिशिएंसीज है, रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस ऑडिट आप कितना इस्तेमाल कर सकते हो, और एंड मैनेजमेंट की कमिटमेंट टू डिजाइन इंप्लीमेंटेशन मेंटेनेंस ऑफ साउंड इंटरनल कंट्रोल, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन जिस पे हम रिलायंस करते हैं इंटरनल कंट्रोल पे, इंपॉर्टेंस क्या क्या इंटरनल कंट्रोल के साथ अटैच्ड है, डेवलपमेंट सिग्निफिकेंट बिजनेस डेवलपमेंट ऑफ एंटिटी। फिर डेवलपमेंट्स की बात आ जाती है, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट, बिजनेस के डेवलपमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं, और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट जैसे लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं। नेचर एंड टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज में हमारे पास केवल दो ही चीजें थी, एक तो नेचर कितने हमें टीम मेंबर्स कितने लगाने हैं, सिलेक्शन ऑफ द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, और एंगेजमेंट कितना बजट करना है, मतलब कितने आपको एंगेजमेंट टीम मेंबर्स लगाने हैं, बजटिंग और सिलेक्शन। ठीक है, डॉक्यूमेंटिंग ऑफ द ऑडिट प्लान, ऑडिट प्लान के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट करोगे, ऑडिट प्लान के अंदर तीन चीजें डॉक्यूमेंट करते हो, ओवरऑल स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान, और चेंजेस जो भी आपके होते हैं, सिग्निफिकेंट चेंजेस मेड ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट टू ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान। ऑडिट स्ट्रेटजी, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी मतलब रिकॉर्ड ऑफ की डिसीजन, क्योंकि ये आपके गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं और स्कोप भी सेट करते हैं, और फर्दर ऑडिट प्लान बनाने में हेल्प भी करते हैं। ऑडिट प्लान में क्या था, ऑडिट प्लान में आपका था रिकॉर्ड करना नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ रैप, बिकॉज क्योंकि ऑडिट प्लान के अंदर हम कंसिडरेशन करते हैं रिस्क वगैरह को भी हम देखते हैं एट द असर्शन लेवल, और इट ऑल्सो सर्व्स एज अ रिकॉर्ड ऑफ प्रॉपर प्लानिंग हमें करनी ऑडिट प्रोसीजर्स की, क्योंकि इसके अंदर हम ऑडिट प्रोसीजर्स की प्रॉपर प्लानिंग इसके अंदर इन्वॉल्व होती है कंप्लीशन के समय भी, और यहाँ पर हम स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम्स और ऑडिट कंप्लीशन, इसके लिए ऑडिटर कुछ स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम्स का भी कुछ इस्तेमाल कर सकता है, कुछ ऑडिट प्रोग्राम्स पहले से डेवलप हुए होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकता है, अपने खुद के चेकलिस्ट टेलर्ड का भी इस्तेमाल कर सकता है, कुछ टेलर मेड प्रोसीजर्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। रिकॉर्ड ऑफ द रीजंस, जो भी अगर जो भी चेंजेस वगैरह होंगे वो आपको रिकॉर्ड करने हैं, और एक्सप्लेन भी करना है कि वाई सिग्निफिकेंट चेंजेस मेड, और अगर एक में चेंज होगा तो दूसरे में भी चेंज होगा, और उसका क्या रिस्पॉन्स रहेगा एसेस्टर्स के लिए। ओवरऑल स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान दोनों इंटर रिलेटेड है, बिकॉज एक के चेंज होगा दूसरा भी चेंज होगा। ये बेसिकली ऑडिट स्ट्रेटजी गाइडेंस प्रोवाइड करता है, और ये सेट आउट करता है स्कोप और कंडक्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, बेसिस बनता है फॉर डेवलपिंग ऑडिट प्लान। फिर आपको ओवरऑल स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान जब आप बना रहे हो तो आपको कंसीडर करना है आपको कंसीडर करना है मटेरियलिटी को, और साथ ही साथ उसकी रिलेशनशिप प्रोसीजर्स और रिस्क के साथ भी। जैसे अगर हाई रिस्क है तो हाई मटेरियलिटी और डिटेल प्रोसीजर, लो रिस्क है लो मटेरियलिटी और टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट टैक्स से भी बात बन जाएगी, डिटेल में प्रोसीजर्स में जाने की नीड नहीं है। अब आगे चलते हैं, विच इज योर ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम की बात करते हैं, तो ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, देखो ऑडिट प्रोग्राम इज कॉमनली प्रिपेयर टू एलोकेट वर्क टू द टीम मेंबर्स व्हिच में इंक्लूड द लिस्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड बाय मेंबर। इट आल्सो एस्टिमेट द ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीटिंग अ टास्क। देखो ऑडिट प्रोग्राम को कॉमनली प्रिपेयर किया जाता है ताकि हम काम एलोकेट कर सके टीम मेंबर्स के बीच में। ऑडिट प्रोग्राम क्यों बनता है, ताकि हम काम को एलोकेट कर सके, किसके बीच में, टीम मेंबर्स के बीच में काम को बांट सके, विच में इंक्लूड द लिस्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। इसके अंदर लिस्ट होती है ऑडिट प्रोसीजर्स और इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ऑडिट प्रोग्राम के अंदर कुछ नहीं होता, इट इंक्लूड्स कि क्या क्या आपको प्रोसीजर फॉलो करने हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस यू नीड टू फॉलो बाय द पर्टिकुलर मेंबर, ये चीज होती है। और हमारा काम बांटा जाता है, एलोकेट करा जाता है काम बिटवीन द टीम मेंबर्स, और बताया जाता है लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं ऑडिट करते समय। इट आल्सो एस्टिमेट द ड्यूरेशन फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क, और इसमें टाइमिंग भी होता है, इतने इतने समय तक आपको ये टास्क कंप्लीट कर लेना है, इस डेट तक आपका टाइम का टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। फॉर्मुलेटिंग एन ऑडिट प्लान, इट इज वेरी यूजफुल फॉर द स्टूडेंट कि किस तरीके से आपको ऑडिट प्रोग्राम डेवलप करना होता है।